हेलो बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। अपने पूरे पोटेंशियल को क्या करना है, पहले एक्सप्लॉइट करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। तभी ये तुम्हें बेनिफिट देगा, अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो कर यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर ए एंड बी having same nature of charge located at fixed position, ratio of charge is 3:1, for acting between A and B F. नाउ दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है बेटा? F लग रहा है। नाउ ए आइडेंटिकल स्फेयर C first touch to A and then B। एक स्मॉल स्फेयर, आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर C है जो पहले A से टच हुआ, फिर उसके बाद B से, एंड प्लेस्ड बिटवीन देम एट लाइन ज्वाइनिंग। Then find net force on C। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो स्फेयर है, स्मॉल स्फेयर है ए और बी। दोनों क्या किया गया है, एक कुछ डिस्टेंस आर पे है और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है बेटा? एफ लग रहा है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं दोनों के बीच में जो फर्स्ट फोर्स लग रहा है। इस पे चार्ज कितना है? 3Q, और इस पे Q, क्योंकि चार्ज का रेशियो 3:1 दिया है। तो एफ कितना लग रहा होगा बेटा? एफ इक्वल टू के 3Q इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लगा होगा। या फिर इसको ऐसे लिख लें, F/3 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दूसरे पॉइंट में बोला गया है एक स्मॉल स्फेयर, आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर है C, जो पहले ए के कांटेक्ट में आया। जैसे ही स्मॉल स्फेयर C ए के कांटेक्ट में आया बेटा, ये C है, C जैसे ही ए के कांटेक्ट में आया और उस C पे चार्ज क्या है बेटा? C इज न्यूट्रल। यहाँ पर दिया नहीं है, C इज न्यूट्रल, यानी जो स्फेयर C है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये चार्ज का जो 3 की नेट चार्ज है उसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? 3Q/2। इस पे क्या आ जाएगा? 3Q/2। फिर क्या किया कि यही स्फेयर यहाँ पे टच किया, बी में टच किया। जब ये बी से टच किया होगा तो अब नेट
दोनों का चार्ज कितना हो गया 3q/2 प्लस q कितना हो गया बेटा 5q/2 हो गया। अब ये जितना नेट चार्ज हुआ दोनों का मिला के वही क्या करेगा दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे कितना चार्ज आ गया 5q/4 और इस पे भी क्या आ गया 5q/4। अब क्या कर रहा है कि इसी स्फेयर को इन दोनों के बीच में रख दिया गया। सी स्फेयर को जब इन दोनों के बीच में रखा गया है बेटा तो इन पे फोर्स कितना लगेगा, ए वाला फोर्स सेम नेचर के चार्ज है, इस पे कितना है 5q/4 चार्ज है, तो ए वाला स्फेयर क्या करेगा इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ए वाला स्फेयर इस पे इधर लगाएगा और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स होगा। तो देखते हैं कितना नेट फोर्स लगा होगा। तो पहले देखते हैं स्फेयर ए द्वारा सी पे जो फोर्स लग रहा है यह इस ये फोर्स यह किसके द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं आन सी, ए के द्वारा जो सी पे अप्लाई किया जा रहा है वो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा के कांस्टेंट, इस पे कितना फोर्स नेट चार्ज है बेटा 3q/2 मल्टीप्लाई बाई इस पे कितना है 5q/4 डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया इनके और इनके बीच में जो डिस्टेंस है कितना हो गया r/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो फोर्स आया वो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे देखो ए क्या हो गया r²/4 हो गया और ये कितना हो गया 15k/q² और ये फोर्स यहाँ पे देखो 8 हो गया r² और यहाँ पे डिवाइड किए होंगे किससे 4 है 4 ऊपर गया 15 8 4 ऊपर गया तो ये कितना हो गया बेटा, अब वैल्यू इसको f/3 पुट करेंगे तो FCA कितना आ गया बेटा 15/2 मल्टीप्लाई बाई इसको f/3 कर सकते हैं, f/3 कितना आ गया 15/6 है, यहाँ पे FC आ गया बेटा। अब यहीं पे देखो अब इसके द्वारा इस पे जो फोर्स आया होगा FC/B ये कितना आ गया होगा बेटा K Q कितना है दोनों पे 5q/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर और ये कितना आ गया बेटा 25 ये क्या 16 और 4 से 4 कट गया 25/4 k/q²/r² और इसकी वैल्यू हमें पता है कितना पता है 25/4 और इसकी वैल्यू क्या है f/3, तो नेट कितना आ गया बेटा 25f/12। अब दोनों में से नेट FC नेट अगर कैलकुलेट करना है तो नेट किस डायरेक्शन में होगा बेटा, नेट ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसी में क्या हो जाएगा एफ नेट का डायरेक्शन यही होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये उसमें से घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, तो 5/12 ये तो बेटा हम सॉल्व किए, तुम भी सॉल्व किए होगे, हम नहीं करते लेकिन इसी को हम चाहते हैं कि रिपीट करें। तो क्वेश्चन लिखेंगे रिपीट द above problem when charge on A is positive and charge on B is negative।
इसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है बेटा, और इसका आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा। ये इत्तेफाक से आंसर सेम आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार सेम आएगा। सॉल्व करो तुम लोग, मैं करके दिखाऊं? बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब देखो क्या हो, यहाँ पे चार्ज कितना रहा होगा 3q प्लस, यहाँ पे जो चार्ज कितना रहा होगा q माइनस। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा होगा बेटा, और ये डिस्टेंस r मान देते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगा होगा कितना लगा होगा, F इक्वल टू सेमी कितना k 3q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ये वैल्यू F बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो सेम ही आ गया। अब यहाँ पे अगर जब c आया होगा बेटा, देखो यहाँ पे जब स्पेयर c आया होगा तो इस पे चार्ज कितना हो गया होगा 3q/2, इस पे भी क्या हो गया 3q/2 पॉजिटिव। और फिर यही c क्या a, मान लो a है, b a है, c a है, फिर यही c यहाँ पे आया, इससे टच में आया, तो इनके पास चार्ज कितना हो गया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस 3q/2 है, तो एक से घट गया होगा, और यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, एक घटेगा तो कितना आ गया q/2 आ गया टोटल चार्ज। और यहाँ पे इस पे भी क्या आ गया q/4, इस पे भी क्या हो गया q/4। अब फोर्स कैलकुलेट करो, चार्ज दोनों पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे देखो अब फोर्स क्या आ जाएगा, दोनों फोर्स देखेंगे एफ सी। अब यही सी कहाँ गया, यहाँ पे रख दिया गया होगा सी को। अब इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स देख लेते हैं। एफ सी बाई ए पहले देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया के 3q/2, और इस पे कितना है q/4 डिवाइड बाई r/2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा, ये 3 हो गया, और 8 हो गया, फिर ये 4 से डिवाइड हुआ तो 8 2 आ गया, 2 3/2 के q²/r²। यहाँ पे वैल्यू पुट करते, वैल्यू पुट अभी नहीं करेंगे। एक आ गया, दूसरा FB/FC/B, देखो कितना हो गया, के चार्ज कितना है q/4 इंटू q/4 r/2 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 q², 60, और एक कट गया 1/4 के q²/r²। दोनों को अब कौन सा ज्यादा हो गया बेटा, ए वाला फोर्स ज्यादा होगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना हो जाएगा एफ नेट, घटा के देखो, ये 4 है तो ये क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 6/4 माइनस 1/4, और ये क्या हो गया के q²/r², यहाँ पे क्या हो गया 5/4 के q²/r², और यहीं पे वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया 5/12, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है कि एम मास का है, इसका भी मास एम, चार्ज क्यूब, इस पे भी चार्ज क्यूब, यहाँ पे ये जो एंगल है वर्टिकल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या है 30 डिग्री। बेटा एक दो चार्जेज हैं जो दो स्मॉल आइडेंटिकल स्फेयर है, क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल
स्मॉल स्फेयर ऑफ मास m carry equal and same nature of charge hanging from same point with by silk thread of equal length then angle of inclination from vertical and angle of inclination from vertical line is 30 degree. Then find the mass of each sphere. चलो बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, सॉल्व करो फट से। सॉल्व करो तब से मैं फिगर बना लूं। ये हमारा ब्लॉक, ये हमारा क्या है, जहां से ये दोनों स्फेयर हैंग कर रहे हैं। ये एंगल क्या है, 30 डिग्री। और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, L है। मास ऑफ द स्फेयर क्या है, M है। इस पे चार्ज कितना है, Q है, दोनों। अब देखो बेटा क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये एक ही सपोर्ट से, एक ही पॉइंट से हैंग कर रहे हैं ये दोनों स्फेयर। सिल्क थ्रेड यानी उसका मास तो कुछ होगा ही नहीं, तो इस पे दो फोर्सेस हमें देखने को मिल रहा है। कौन कौन से दो फोर्सेस है बेटा? पहला फोर्स यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T, दूसरा फोर्स mg, मास ऑफ द स्फेयर mg, और एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स बेटा? इन दोनों फोर्सेस का लाइन ज्वाइनिंग में क्या रिपल्सन लग रहा होगा, दोनों पे शेष फोर्स है F। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस T को क्या कर देंगे बेटा, लाइन ज्वाइन के लॉन्ग। और यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी इंक्लिनेशन क्या 30 डिग्री होगा। और ये दोनों साइड आपस में बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 60-60 होगा। तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इस T को दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, तोड़ो। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा T cos 30, यानी T cos 30 P√3/2। और इधर कितना हो जाएगा T sin 30 यानी T/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो T√3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा T/2 F के बराबर, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चार्ज दोनों के बीच में Q है, Q/4πε0 L²। ठीक, अब दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये क्या, इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg ऊपर हो जाएगा, Q नीचे, Q² नीचे हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, 4πε0 L²। ठीक, अब यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3g 4πε0 L² डिवाइड बाई
क्यू स्क्वायर एम इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, एम इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट 3, और ये सब इसके नीचे चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। अब ये तो मैं किया ना, तुम लोग भी किए होगे, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को रिपीट करो। क्या करना है, रिपीट द एबव प्रॉब्लम when inclination thread is थीटा। यानी ये एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तब तुम क्या कैलकुलेट करो, मास ऑफ द स्फीयर। ठीक, सिस्टम पोज करोगे और सॉल्व करोगे ईमानदारी के साथ। सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखोगे। यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना कह रहा है, थीटा। यहाँ पे एम जी नीचे, ए टी, इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, और ए एफ। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा टोटल दोनों, अगर ये यल है तो ये क्या हो गया यल साइन थीटा, 2 यल साइन थीटा। ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2 यल साइन थीटा। तो यहाँ पे टी कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर। सॉरी, ये टी साइन थीटा रहेगा ना, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ, और एफ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 यल साइन थीटा। ठीक, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, टी से टी कट जाएगा। इसको फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करो, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको क्या कर सकते हो क्यू स्क्वायर इज 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। एम जी कहाँ गया, एम जी यही नीचे रहेगा ना। यहां से एम कैलकुलेट कर सकते हो, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन क्यू थीटा जी। अगर यहाँ पे कर दो तो कास्ट। ठीक, देख लो सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, अगर बेटा ध्यान से देखना, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ये क्या है Q1 Q2 चार्जेज है, और इनके बीच में सेपरेशन क्या है R है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा बेटा F नॉट, वो किसके बराबर होगा Q1 Q2
4πε0 आर स्क्वायर। एक कब लगेगा बेटा? जब ये बॉडी किसमें हो, इन फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस पे हो, वैक्यूम में हो, तो ये क्या लगेगा, एफ नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, एफ नॉट इक्वल टू Q1 इसके बराबर होगा। अगर इसी सेटअप को किसी मीडियम में रख दिया जाए, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए बेटा, तो ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 Q2 4πε0 के आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जब किसी मीडियम में रखते हैं तो ये जो फोर्स होता है बेटा, वो के टाइम कम हो जाता है, और के की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। और एक के होता क्या है बेटा, के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का क्या होता है बेटा, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यानी जो पहले फोर्स था बेटा, उसके बाद क्या हो रहा है, फोर्स कमजोर पड़ जा रहा है। जब किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जा रहा है यही सेटअप, तो दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक के, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो बेटा, तो Q1 Q2 कट जाए, एफ नॉट बाई एफ एम किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के बराबर हो जाएगा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ एम। ठीक। और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, और के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक। अब यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन आर यूज करते हैं। ये क्या है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर है परमिटिविटी पर रिलेटिव परमिट, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ए मीडियम। ठीक है। अब बेटा जनरली हम लोग के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको रिलेटिव परमिटिविटी ही समझ के स्थान पे यूज करते हैं। ये क्या बात हुआ, जब दोनों एक ही चीज है तो दो सिंबल क्यों यूज किया गया है। ठीक। तो यहाँ पे जो इन जनरल यूज होता है बेटा, इन जनरल जो किसी मीडियम के लिए यूज होता है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ER। लेकिन अगर कोई मीडियम क्या करे, आसानी से पोलराइज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों अलग अलग है, लेकिन इन सिंगल सेंस हम लोग यूज करते हैं, बहुत काफी इसमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक। इन जनरल, ये क्या है, इन जनरल, इसको कब यूज करेंगे बेटा, व्हेन मीडियम पोलराइज इजिली। ठीक। और के या ER के पास हैव नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता इनके पास बेटा। के फॉर फ्री स्पेस, या E नॉट, के इक्वल टू क्या हो जाता है, फ्री स्पेस के लिए E नॉट, या इसको क्या यूज करते हैं, 1 समझते हैं। फॉर एयर, यानी एटमॉस्फेयर में बात करें तो के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.0025। उसको अप्रॉक्स हम लोग 1 ही समझते हैं। तो एयर के मीडियम में भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, आराम से एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेंगे। ठीक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
इज मैक्सिमम फॉर लिक्विड। ये लिक्विड के लिए मैक्सिमम होता है। के फॉर वाटर कितना होता है बेटा 81। दैट्स वाई जो वाटर होता है एक चैंपियन सॉल्वेंट होता है। एक रीजन है उस वाटर के चैंपियन सॉल्वेंट होने का, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 81 के बराबर होता है। ठीक है, अगर डिफिनीशन देखें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, यहीं पे देख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो बिटवीन फोर्सेस acting between two point charges when they are in free space as well as in dielectric जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है बेटा वो क्या है रेशियो किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस का, जब वो फ्री स्पेस में हो डिवाइड बाई या तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो के हमेशा क्या होगा एफ नॉट बाई एफ के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस व्हेन space between two point charges is replaced free space to dielectric medium, then the force acting between them become 1/10, then find dielectric कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ में आया कि दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है बेटा, कुछ फोर्स F लग रहा है। अब उसके मीडियम को ही क्या कर दिए, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से क्या कर दिए चेंज कर दिए, तो जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर हो गया F/10 के बराबर हो गया। देन फाइंड करना है K की वैल्यू, और एक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करता हूं, यहाँ पे K इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 10। तुम लोग सॉल्व करके लिखोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन एक सेटअप है बेटा, यानी यहाँ पे टू आइडेंटिकल स्फेयर है, स्मॉल स्फेयर, टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर, मास m, चार्जेस q है बेटा,
और ये क्या कर रहे हैं, इनको एक सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, और इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, ये एंगल इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। ठीक, ये पूरा सिस्टम है बेटा। क्वेश्चन लिखते हैं। टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर ऑफ mass m of equal charges of same nature then in equilibrium angle of inclination तो क्या दिया हुआ है बेटा, दो इक्वल लेंथ, जो थ्रेड है बेटा उसका भी लेंथ क्या है, इक्वल ही है, और एक ही सेम पॉइंट से टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर ऑफ मास m ऑफ इक्वल चार्ज ऑफ सेम नेचर, then the in equilibrium angle of inclination of the thread is theta. Now the medium is, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हो गया बेटा। टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर ऑफ सेम मास m of equal charges of same nature is are hanging from same point by silk thread of equal length in equilibrium inclination of thread is theta. Now complete setup put in liquid of density rho, density of sphere इस सिग्मा, और यहाँ जो सिग्मा है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन किससे है, रो से, क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन है। देन इन इक्विलिब्रियम angle of inclination not change. Find
वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं बेटा। आई होप कि तुम लोग सॉल्व कर चुके होगे। ठीक है, सॉल्व कर लिए हो तभी सोल्यूशन देखना, सॉल्व करने के बाद ही कम से कम अपने आप को एक्सप्लॉइट करो। ये दोनों स्फेयर है, मास एम क्यू, इसका भी मास एम क्यू चार्ज, और यहाँ पे लेंथ क्या है, एल है। इस बॉल पे मास किधर काम करेगा, एम जी नीचे, एफ एक कौन सा फोर्स है बेटा, इस चार्ज के वजह से जो फोर्स आ रहा है, और इसमें क्या है टी। तो फोर्सेस को तोड़ो, तो फोर्सेस को तोड़े तो इधर कितना आ गया बेटा, टी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर, और टी कास थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम जी के बराबर। दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइड बाई एम जी। इसको मान लो इक्वेशन 1 है। अब इस पूरे सिस्टम को क्या करो, किसी मीडियम लिक्विड में रख दिए। अब इस पूरे सिस्टम को जब किसी लिक्विड मीडियम में रखा गया है तो ए एंगल क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी टी, और एक उत्प्लावन फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ बी, और एक फोर्स कौन सा लगेगा, टी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। और इधर एक फोर्स लगेगा ब्लॉक पे, कितना लगेगा बेटा, मान लो ये क्या लग रहा है, एफ डैश, और एफ डैश किसी मीडियम में रखने की वजह से आ रहा है, तो ये क्या है, एफ अपान के ही होगा। अगर किसी मीडियम में रख रहे हैं तो फोर्सेस क्या करेगा, कम हो जाएगा। हाँ, फोर्स जो पहले एफ था बेटा, एफ डैश, और एफ डैश किसके बराबर होगा, एफ बाई के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एफ डैश, और एफ डैश किसके है, एफ बाई के बराबर है। और एक फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा प्लस बी इक्वल टू क्या है, एम जी, या फिर इसको लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी माइनस बी। अब इन दोनों इक्वेशन को भी आपस में डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एफ डैश एम जी माइनस बी। अब यहाँ पे देखो थीटा तो चेंज हो नहीं रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, दोनों को इक्वेट कर सकते हो आराम से। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ बाई के एम जी माइनस बी। यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ से एफ को काट सकते हैं, के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी डिवाइड बाई एम जी माइनस बी। यही फाइंड करना था। अब बेटा अगर डेंसिटी दिया हुआ है, बॉल का भी डेंसिटी रो दिया है, और लिक्विड का डेंसिटी, बॉल का डेंसिटी सिग्मा दिया है, और रो दिया हुआ है डेंसिटी, तो पुलावन पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको डेंसिटी के टर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, v सिग्मा जी माइनस v सिग्मा जी, और माइनस उत्प्लावन बल जो फोर्स, जो वैल्यूम तो सेम ही होगा, जो मतलब फोर्स लगेगा वाटर द्वारा, जो डिस्प्लेस वाटर लिक्विड का वेट होगा उसी के बराबर बायोन्सी फोर्स लगता है। तो किसके बराबर होगा, वी रो सिग्मा, तो यहाँ से वी सब में कट जाएगा, जी भी सब में है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा माइनस रो।
इस रिजल्ट को बच्चे याद रखते हैं, ये पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। ठीक, इसी वैल्यू को फाइंड करना था। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे फोर्स जो एफ आया है बेटा, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ इक्वल टू कितनी है, हालांकि कट गया है, और ये एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर 4πε0 एल, यानी 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, चूंकि ये फोर्स कट गया है इसलिए ये बार बार क्वेश्चन में नहीं अपेयर हुआ है। ठीक, आगे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दो स्मॉल स्फेयर ऐसे हैंग कर रहे हैं थ्रेड द्वारा, सिल्क थ्रेड, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है इनके बीच में 30 डिग्री। इस पे चार्ज क्या लिए, क्यू, सेम चार्जेज हैं दोनों पे, और ऐसे हैंग कर रहे हैं, और इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्सेस लग रहे होंगे, और mg लग रहा होगा। यहाँ पे मास m लिए, मास m लिए। चलो, ये दोनों स्फेयर क्या है बेटा, स्फेयर, ये दोनों स्फेयर आर कंडक्टिंग, दोनों स्फेयर क्या है बेटा, कंडक्टिंग है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या बेटा, इक्विलिब्रियम में है। देन द कंडक्टिंग स्फेयर sphere loses charge simultaneously and instantly the sphere loss half of its चार्ज। कह रहा है कि चार्ज लूज करना स्टार्ट कर रहे हैं दोनों स्फेयर साथ साथ, और तुरंत ही कितने चार्ज लूज कर देते हैं बेटा, जितना उनके चार्ज पास है उसका हाफ चार्ज क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो यहाँ दे दिया है जस्ट आफ्टर लूजेज चार्ज फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग and resultant force on each sphere। पहला along the string, and also ठीक, एक क्वेश्चन है बेटा, खुद से पहले सॉल्व करोगे, खुद को समझोगे, फिर सोल्यूशन देखोगे।
अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर जिस टाइम पे आधा चार्ज लूज कर दिया ये दोनों स्फेयर, उस टाइम पे इस पे नेट फोर्स तो है, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स की बात करें बेटा, हाँ तो नेट फोर्स की बात करें, तुम क्या सोचते हो, वी तो इनका जीरो होगा, इनका रिजल्टेंट वी तो जीरो होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द, अगर जिस टाइम पे फोर्स तो कम हुआ है लेकिन वी क्या है, जीरो है। तो अगर फोर्स की बात करें तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा, ऐसा तुम सोचते हो? ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। यानी वी जीरो होगा, उसके वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इस स्फेयर का जीरो होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि टेंडेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो, जीरो, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो स्फेयर है बेटा, ये कैसे पाथ पे जाएगा, ऐसे, यानी इसी लाइन के लॉन्ग ऐसे रोटेट करेगा, फोर्स कम होगा तो ऐसे नीचे आएगा, यानी सर्किल में ही रोटेट करेगा, ठीक। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। ये स्फेयर है और ये कैसे कैसे नीचे आएगा बेटा, ऐसे सर्किल में चलते हुए नीचे आएगा। ठीक, अब देखो फोर्सेस को एनालाइज करो। यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, एम जी, नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे फोर्स एफ, एफ डैश मान लेते हैं इसको, इधर लगेगा, और टेंशन टी है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, तो हमारा मोशन जो ब्लॉक होगा इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगा, तो हम फोर्सेस को क्या करेंगे, ये जो सर्किल फॉर्म हो रहा है इसके टेंडेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में तोड़ लेंगे, जिससे टी की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। टी हमारा इस डायरेक्शन में है, और ये क्या है, अगर ये थीटा 30 डिग्री है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, एम जी कास 30, यानी √3/2, और इधर कितना लगेगा, ये लगेगा mg/2। अगर एफ डैश को तोड़े तो एफ डैश, यहाँ देखो अगर ये 30 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 60, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश/2 cos 60, और इधर कितना हो जाएगा टेंडेंशली, तो एफ डैश √3/2। अगर रेडियल डायरेक्शन में बात करें, अगर इसको क्या मान ले, टी डैश मान ले, तो जो नेट फोर्स होगा बेटा, नेट फोर्स इस स्फेयर पे होगा, वो किसके बराबर होगा, देखो पहले पहले जो ये स्फेयर था इस पे चार्जेस क्यू थे, लेकिन लॉस करने के बाद ये चार्जेस क्या आ गए, Q/T, इस पे भी क्या हो गया, Q/2 चार्जेस। तो यहाँ पे फोर्सेस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में देखें जो जो फोर्सेस आ रहे हैं, तो एफ f'√3/2 माइनस एम जी, यही फोर्स आ रहा है, एफ नेट, और इसी यही किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, यही नेट फोर्स आ रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, एफ डैश कितना हो जाएगा, Q² 4πε0, Q/2 है, Q/2 Q/4 हो जाएगा, 4L²
यहाँ देखो यल कैसे हो गया, ए यल है ए भी, और सब 60 डिग्री होगा तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यल ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस mg, यही नेट फोर्स है। यही किसके बराबर होगा, मास टाइम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर बेटा अगर मास नहीं दिया होता, अगर इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया होता तो इसका मास भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां से देखो। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा यहाँ पे बेटा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी डैश इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mg√3/2 प्लस f'/2, यही होगा टी। चलो अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया होता, मास हालांकि हम दे दिए हैं, अगर मास नहीं दिया होता तो मास फाइंड कर सकते हो पहले केस से। कैसे, देखो यहाँ पे ए चार्जेस थे, क्यू मान लेते कि मास कितना है mg, एम मास मान लेते तो क्या होता है mg, नीचे ए टी ए एफ, ये क्या होता है टी cos थीटा, ये 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या हो जाता है t/2, तो यह t/2 इक्वल टू क्या हो जाता है, या फिर ऐसे लिखें t√3/2 इक्वल टू t/2 इक्वल टू, दोनों को आपस में अगर डिवाइड कर देते तो √3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, यहाँ से t/2 कट गया, √mg/f, या फिर क्या लिख सकते थे, f√3 इक्वल टू mg। एफ की वैल्यू यहाँ चाहो तो रख सकते हो, कितना आ जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, q² 4πε0 यल स्क्वायर Q1 Q2 4πε0 दोनों के बीच में यही क्या एफ है, और इसमें क्या कर दिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg, यानी mg इक्वल टू q² 4πε0 L²√3। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो, इस वैल्यू को वहां पे पुट करो, mg को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एफ नेट इक्वल टू क्या है, q² 32 πε0 L²√3 माइनस mg किसके बराबर है, q² √3 4πε0 L², और यही किसके बराबर है बेटा, ठीक, दोनों घटा सकते हो। यहाँ पे 32 से 4 है 8, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक घट जाएगा तो 7 q² √3 q² डिवाइड बाई 32 πε0 L²। माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन मेरा क्या है, इधर है, और ये नोट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा,
इसके बराबर, और यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्यों रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में, लेंथ के स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है बेटा। या फिर अगर टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू हो जाएगा एम जी की वैल्यू क्या रखोगे, क्यू स्क्वायर रूट थ्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, फिर रूट 3/2 दिया हुआ है, माइनस F/2 माइनस F'/2, F' कितना दिया हुआ है, F' की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू स्क्वायर यही है F' ना, क्यू स्क्वायर रूट 3 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर सकते हो इसको, ये कितना हो गया 16 हो गया, ये 32 है, ये 16 है, ये क्या हो जाएगा 16 32 नहीं 8 है, 8 4 4 में से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 3, यहाँ पे 3√3 भी है, तो ये क्या हो गया 3, यहाँ पे देखो 3 क्यू स्क्वायर/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, आठ चौके 32 यानी 4 4, यानी ये 12 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर 32 समझ में आई बात। यहाँ पे देखो नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिए थे, सब कुछ क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन लो और सॉल्व करो। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, टू आइडेंटिकल स्फेयर है, ये थ्रेड स्ट्रिंग यल है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है बेटा, यक्स दिया हुआ है, और ये क्या बोला हुआ है कि यक्स क्या है, वेरी लेस देन किससे है बेटा, यल से। सेपरेशन क्या दिया हुआ, बहुत कम दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये दिखा सके कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, या अभी रुको क्वेश्चन लो। ये मास m है, इसका भी मास m, चार्ज q, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये यहाँ पे हैंग कर रहा है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फेयर ऑफ सेम मास एंड सेम नेचर ऑफ चार्ज एंड इक्वल चार्ज q ऑफ सेम नेचर हैंगिंग from same point by thread of equal length
ठीक। इन इक्विलिब्रियम separation between sphere x much less than L, इक्विलिब्रियम में ये है, देन ईच स्फेयर, दोनों स्फेयर क्या कर रहे हैं बेटा, लॉसेस चार्ज साइमल्टेनियसली दोनों क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली चार्ज लीक कर रहे हैं एट विद रेट dq by dt such that separation between them such that relative velocity of approach such that relative velocity of approach v vary v equal to a by root x, then find dq by, आई होप क्वेश्चन क्या समझे तुम लोग। यहाँ पे दो स्फेयर हैं जिनका मास m है, दोनों पे चार्जेस q है और दोनों स्फेयर क्या है बेटा, कंडक्टिंग है। दोनों स्फेयर क्या है, कंडक्टिंग है। अब क्या कर रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये x क्या है, मच लेस देन क्या है, L है, और ये थ्रेड से हैंग कर रहे हैं सेम पॉइंट से। अब कह रहा है कि जो दोनों स्फेयर है साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, कुछ चार्जेस लूज कर रहे हैं, यानी वहां पे क्या हो रहा है, चार्जेस का लीकेज हो रहा है। किस रेट से हो रहा है बेटा, dq बाई dt रेट से हो रहा है। तो कह रहा है कि चार्जेस ऐसे डिक्रीज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है, वो किसके बराबर है बेटा, उसके सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, a डिवाइड बाई अंडर रूट x। देन फाइंड करना है हमें dq बाई dt की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, यही क्वेश्चन है। चलो खुद एक बार सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखना, नहीं तो बड़ा खतरनाक होगा बेटा। ठीक, और यहाँ पे स्पेस खत्म है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को अगले पेज पे सॉल्व करें, तुम लोग फिगर बना लेना। ठीक, तो यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और x मच लेस, और x क्या है, मच लेस देन L है, और ये थीटा है। चलो यहाँ पे फोर्सेस देखेंगे तो ये क्या लगेगा, mg इधर, F इधर लगेगा, और F किसके बराबर होगा बेटा, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर के बराबर होगा। और ये T लग रहा है टेंशन, और इसको ऐसे तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, T कास थीटा, इधर क्या हो जाएगा, T साइन थीटा। अब देखो T साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, T साइन थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और T कास थीटा
दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यक्स स्क्वायर एम। एक क्वेश्चन 1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है बेटा, जो ये tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि यक्स क्या है, बहुत छोटा है यल से, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा sin थीटा। और sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो अगर ये यल लेंथ दिया हुआ है तो। कितना आ जाएगा बेटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या है, ये क्या यक्स पूरा है तो x/2 है। ये क्या हो जाएगा x/2l। tan थीटा क्या हो गया x/2l हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू x/2l। अब इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यक्स स्क्वायर mg। तो q इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg यक्स क्यूब डिवाइड बाई 2l। अगर अंदर q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई 2l। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे बेटा dq/dt, ये सब तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3/2 और एक पावर घटेगा तो अंदर रूट एक्स dx/dt। और dx/dt दिया हुआ है बेटा, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो किसके बराबर है बेटा dx/dt है। और dx/dt v इक्वल टू क्या दिया हुआ है a अंडर रूट एक्स। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा dq/dt इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg 2l के पावर हाफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 रूट एक्स डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई a रूट एक्स से रूट एक्स कट किया, यानी dq/dt इक्वल टू क्या हो गया 3/2, या फिर इसको काट सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/√2 3/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइड बाई l मल्टीप्लाई बाई a, यानी ऐसे लिख सकते हैं 3a/√2। आंसर हो गया बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, तो इतना हो गया बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 3 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज hanging from same point by silk thread of
इक्वल लेंथ, ठीक। स्फेयर्स आर लोकेटेड एट corner of equilateral triangle which side length is equal to length of thread then find mass of each sphere। चलो क्वेश्चन समझ लिए बेटा, फिगर ड्रा करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे तुम लोग। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे क्या है, तीन मासेस हैंग कर रहे हैं, और हैंग कैसे कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। इक्विलैटरल तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि चलो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहीं पे तीनों मास स्फेयर हैं, एक दो तीन, और ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से हैंग कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या है, एल है, और ए लेंथ भी क्या है, एल है, ठीक है। मास ऑफ ट्रायंगल एम, मास ऑफ स्फेयर एम एम है, चार्ज क्या है, क्यू क्यू है। अब देखो क्या तुम्हें दिखाई देगा। चलो यहाँ पे अगर फोर्सेस की बात करें, इस मास मान लो इसी को ले लेते हैं, इस पे एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा, वेट ऑफ द स्फेयर। एक जो फोर्स होगा इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, और ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। मान लो एफ फोर्स इधर लगा और ये एफ फोर्स इधर लगा, अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखोगे और ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एकदम एग्जैक्ट इसके बीच में होगा, ऐसे इससे पास करेगा इसके सेंट्रॉइड से, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ रूट थ्री हो। अगर इन दोनों एफ एफ का रिजल्टेंट देखोगे तो एफ रूट थ्री आएगा, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ पे ये इसका सेंट्रॉयड है, अगर ये सेंट्रॉयड है, अगर ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा वर्टिकल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वर्टिकल है, तो ये सेंट्रॉयड, ये वाला प्लेन क्या होगा हमारा, ये वाला प्लेन हमारा क्या होगा बेटा, ये पूरा प्लेन कौन सा प्लेन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ये ट्रायंगल का प्लेन क्या होगा हमारा, वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो एम जी इधर लगा बेटा, ये टाई यहाँ पे है तो टी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे तोड़ो, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर थीटा है, ये थीटा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, टी कास थीटा, ये टी कास थीटा होगा, टी कास थीटा एम जी के बराबर होगा। ये हमारा पूरा वर्टिकल है, टी को ऐसे तोड़े, टी कास थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, टी कास थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, एम जी, और टी साइन थीटा एफ रूट थ्री, एफ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर रूट थ्री के बराबर है। दोनों को अगर, इसको अगर 1 मानो, इसको अगर 2 मानो, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, टेन थीटा तो एफ रूट थ्री बाई एम जी। यही होगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर रूट थ्री फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एम जी। अब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अगर इसको मान ले, इसको मान लो ओ मान लो, इसको ए बी सी, इसको मान लो अगर ये डी एस है, ठीक। तो अगर हमें ए डी है, तो अगर ये ट्रेंगल हमारा क्या राइट एंगल ट्रेंगल है, तो अगर हमें ए डिस्टेंस मिल जाए आर, आर मिल जाए, क्या हम टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, ए हमारा क्या है। चलो, तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे ए आर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ए देखो क्या हो जाएगा, ए एल बाई टू होगा, और ये थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पूरा एल एल लेंथ है, तो आर कास 30 यानी रूट थ्री बाई टू इक्वल टू किसके हो जाएगा, एल बाई टू के। एल बाई टू के बराबर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से हाफ कट जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल रूट थ्री हो जाएगा। अब ए वर्टिकल जो ट्रेंगल बन रहा है बेटा, इसमें ए डिस्टेंस पता चल गया, ए डिस्टेंस पता है, तो ये निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, मतलब पाइथागोरस लगा सकते हो ना, ए एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल रूट थ्री का स्क्वायर। देखो क्या हो जाता है, ओ डी इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई थ्री, यहाँ पे 2 एल स्क्वायर एल टू थ्री माइनस एल टू बाई थ्री, ये क्या हो गया, ओडी हो गया। अब टेन थीटा इक्वल टू आराम से लिख सकते हो, कितना आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा उस पूरे ट्रेंगल में देखो, तो हमें ओडी पता चल गया, और यही हमें थीटा चाहिए, यही थीटा है, और ये क्या वर्टिकल है, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये बेस टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो क्या हो जाएगा एल थ्री बाई टू डिवाइड बाई बेस कितना है, आर कितना है, एल रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री। देखो सब कितना हो गया, एल रूट थ्री। अब ये क्या करेगा, रूट थ्री फिर ऊपर जाएगा, एल टू, एल से एल काट दिए तो क्या हो गया बेटा, थ्री बाई टू। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दोगे बेटा, 3/2
इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एम जी। तो m इक्वल टू कितना आ गया बेटा, m इक्वल टू कितना आ गया, इधर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2√3 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर जी। एक रूट से एक रूट काट दिए, यहाँ पे 2 से 2 काट दिए। m इक्वल टू क्या हो गया बेटा, क्यू स्क्वायर 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर जी। यही आंसर हो गया हमारा। अगर बेटा कहीं न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन 3D हो गया था, इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि ये जो ट्रेंगल है हमारा वर्टिकल ट्रेंगल है और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंगल है जो इस पे परपेंडिकुलर है। इस वजह से हम लोग क्या किए, मास ऑफ द स्फीयर कैलकुलेट कर लिए। तो थैंक यू बेटा, कल के क्लास में कुछ और देखेंगे।